नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केरला में कुछ 15 यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, उनको नोटिस भेजा है। तो और जो नॉर्मल न्यूज़ में लिखा हुआ है कि ये लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, तो क्या वाकई में इन सब कारणों के वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है उन लोगों को, या फिर क्या वाकई में कोई प्रैक्टिकल कारण है, कोई लॉजिकल कारण है? क्योंकि हमारी इस वीडियो में हम लॉजिक पे ज़्यादा बात करते हैं, मैजिक पे नहीं करते हैं। तो अगर आप बड़े यूट्यूबर हो, आप मिड साइज यूट्यूबर हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से रिलेट करोगे कि आप किस टाइप की इनकम कमा रहे हो और आपको उसमें किस तरीके से टैक्स देना है। अगर आप छोटे यूट्यूबर हो तो आप कल को बड़े बनोगे, तो भी इस वीडियो को आप देखिए। और अगर आप यूट्यूबर नहीं हो, आपका यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इस वीडियो को देखो ताकि आपको नॉलेज मिले। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, एक यूट्यूबर है ना, दो तरीके से इनकम कमाता है। उसके दो सोर्सेज ऑफ इनकम होता है। एक मिड साइज यूट्यूबर हो गया, बड़ा यूट्यूबर हो गया। सबसे पहले तो उसको जो यूट्यूब की इनकम आती है, जो कि अपने यूएस जो यूट्यूब का हेड ऑफिस है, वहां से डायरेक्टली उनको इनकम मिलती है। तो वो इनकम क्या होती है कि उस पर जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में आती है। अब कोई भी चीज अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में आ रही है तो उस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। तो क्या उस पर इनकम टैक्स भी अप्लाई नहीं होता है? तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वहां पे उस इनकम को वो अंडर रिपोर्ट करते हैं कि यार अपना जीएसटी तो लग नहीं रहा है इस पे। दूसरा, एआईएस या 26AS के अंदर भी इनकम शो नहीं हो रही है, क्योंकि यूएस जो अपना यूएस यूट्यूब जो यूएस वाला है, उनको क्या पड़ी है इंडिया के कंप्लायंसेस करने की। तो 26AS और एआईएस में वो इनकम शो नहीं होगी। मतलब कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर आपके ऊपर है कि आप अपनी यूट्यूब की इनकम को प्रॉपरली रिपोर्ट करो। और अगर आप वहां पे अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको नोटिस आएगा ही आएगा। अब दोस्तों, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है यूट्यूबर्स के लिए स्पॉन्सरशिप का। और ये एक बात बताऊं कि एक अगर मिड रेंज या जो बड़े यूट्यूबर है, इसके लिए बहुत बड़ा सोर्स है। मतलब कि यहाँ पे करोड़ों रुपए अर्न करते हैं जो अपने इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। मतलब कैटेगरी ऑफ इन्फ्लुएंसर वो अगर अपन बांट लें तो अलग अलग फील्ड के इन्फ्लुएंसर यहाँ पे काफी ज्यादा अर्निंग करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा एक लीगल सोर्स की, कि अगर स्पॉन्सरशिप की इनकम है तो लीगल सोर्स में वो किस तरीके से आएगी और उसको किस तरीके से टैक्सेबिलिटी है। तो देखो, अगर कोई भी स्पॉन्सरशिप की आपने सर्विसेज किसी को दी है, जैसे कि मान लो कि एक पर्टिकुलर स्पॉन्सर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, उन्होंने बोला है कि आपको 18 वीडियो में मेरा यहाँ पे स्पॉन्सरशिप करनी है, 18 पोस्ट इंस्टाग्राम पे डालनी है या टेलीग्राम पे आपको पोस्ट करना है। तो इसका एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उन्होंने बोला है कि इसके मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो लीगल इनकम क्या हो गया इसमें सोर्स का, कि वो क्या करेंगे, चुपचाप उस पर 10% टीडीएस डिडक्ट करेंगे और 1 करोड़ का 10% काट के 90 लाख रुपए आपको दे दिया है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, उस पर जीएसटी भी चार्ज करोगे, क्योंकि ये स्पॉन्सरशिप की इनकम है, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में तो है नहीं है, यहीं की इनकम है। तीसरा, उसको ऊपर आप इनकम टैक्स में आपके आईटीआर में भी उस इनकम को शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम इनकम उसमें टीडीएस डिडक्ट है, तो आपके एआईएस और 26AS दोनों में शो हो रही है। तो ये पूरा लीगल मैटर हो गया। पर यहाँ पे होता क्या है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स, या मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि जो स्पॉन्सरशिप है, अब उन्होंने इन्फ्लुएंसर को बोला कि आप एक काम करो, हम आपका टीडीएस डिडक्ट करते हैं, फिर आप उस पर जीएसटी भी फाइल करते हो, उसके बाद में आप उस पर टैक्स भी देते हो 30% से। तो इतना झमेला मत करो, मैं है ना आपको क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कर देता हूँ। अब क्रिप्टो करेंसी का पेमेंट जो होता है वो आता है अपना वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंदर। अब क्या हुआ कि हमने एक स्पॉन्सर को सर्विस दी, मतलब हमने उसका जो भी एप्लीकेशन वगैरह वो प्रमोट करा, उसने जो जो बोला, तो उसने क्या करा कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसने उस सर्विस के बदले उस क्रिप्टो करेंसी को हमें ट्रांसफर कर दिया। अब जो ये क्रिप्टो करेंसी हमारे पास में आई है, क्रिप्टो करेंसी कोई काम की होती है कि आपको कोई सामान खरीदना तो आप क्रिप्टो तो दे नहीं सकते हो। तो एक P2P ट्रांजेक्शन होता है। P2P ट्रांजेक्शन के तहत क्या होता है कि कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको उस क्रिप्टो की जरूरत होगी, तो ये क्रिप्टो हम उसको सेल कर देंगे और वो हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट कर देगा। अब ये पूरे होल सिनेरियो के अंदर होता क्या है कि अगर इस पूरे होल सिनेरियो में आपका 194A में कहीं पे भी टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, मतलब ना कंपनी ने करा है ना इस पर्सन ने करा है, तो उसकी एआईएस या 26AS में रिपोर्टिंग होनी नहीं है। दूसरा, आपने इस पे जो सर्विस दी है उस पे जीएसटी का कोई कंप्लायंस करानी है। तीसरा, आपके पास में जो आपने क्रिप्टो सेल करी है ना यहाँ पे, क्योंकि सर्विस दे दी, आपके पास क्रिप्टो आ गई, क्रिप्टो आपने किसी दूसरे पर्सन को दे दी और उसने आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, जो P2P पेमेंट अपन बोलते हैं, जो काफी सारी एप्लीकेशंस होती है उसके अंदर हो जाता है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में तो आपके पैसा आ गया है। तो अगर डिपार्टमेंट ये चीज देखता है तो आपसे उसका सोर्स पूछेगा, और अगर वो सोर्स उनको पता चलता है तो आपको असेसिंग डिफॉल्ट माना जाएगा कि आपने इसके ऊपर
टैक्स तो उस पर मतलब आपने पे ही नहीं करा है किसी भी तरीके से, और ये अननोन सोर्सेज से आपने इनकम कमाई है। तो इस चीज का जरूर ध्यान दो कि अगर देखो वीडीए जो वर्चुअल डिजिटल असेट्स में क्रिप्टो आप ले रहे हो, दे रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि ये पेमेंट इलीगल है, पर इसकी जो ट्रेसेबिलिटी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अभी उतनी अच्छे से है नहीं, तो वो ट्रेस नहीं कर पाएंगे। और अगर उसका फायदा उठा करके आपने इसमें टैक्स सेव तो कर लिया, आपने अंडर रिपोर्टिंग करी, पर अगर उन्होंने पकड़ ली, अगर गलती से भी पकड़ ली, तो इसमें टैक्सेबिलिटी बहुत हार्ड होती है, इसमें हर जगह टैक्स लगता है। और अभी क्या है कि क्रिप्टो करेंसी पे क्या होगा कि थोड़ी सी चीजें वेग भी है, थोड़े से मतलब कि चीजों को लोगों को समझ में भी नहीं आ रही है, तो उस चीज का ध्यान रखिए। अब आता है तीसरा सोर्स ऑफ पेमेंट जो स्पॉन्सरशिप में होता है। अब कुछ स्पॉन्सर क्या करते हैं कि हमने सर्विस दी स्पॉन्सरशिप कंपनी को, जो भी है कि 18 पोस्ट हम करेंगे सब करने की, ठीक है। उन्होंने बोला है कि ना तो मैं तेरे को बैंक में पैसा देता हूँ, हम क्रिप्टो भी नहीं देंगे, हम तो तेरे को डायरेक्ट कैश दे देंगे। अब कोई दे सकता है क्या 1 करोड़ रुपया कैश में? कोई दे सकता है? हाँ दे सकता है। कैसे देते हैं? ये हवाला वगैरह के थ्रू वो कैश ट्रांजेक्शन होता है, प्रॉपर दोनों इन्फ्लुएंसर और इन दोनों के बीच में का ये पूरा का पूरा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अब समझना मेरी बात को, वहां से उस पर्टिकुलर पर्सन ने आपको कैश दे दिया, अब आपने क्या करा है, कैश को कोई घर में रख के तो रखोगे नहीं, उस कैश को कहीं ना कहीं यूज करने जाओगे। अब उस कैश को आप कहाँ पे यूज करोगे? कार खरीदोगे, 2 लाख से ऊपर आपका कैश पेमेंट लेगा नहीं कार वाला, अगर लेगा तो पैन नंबर ले लेगा। गोल्ड आप ले नहीं सकते 2 लाख से ऊपर, मैंने इन वीडियोस में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि क्यों नहीं कर सकते हो। तीसरा, आप अगर उस कैश को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करोगे तो उनकी कुछ परमिसिबल लिमिट्स होती है, वो भी मैंने इन वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है, ठीक है, इन वीडियो को आप देख लेना। तो आप कैश को डिपॉजिट नहीं कर पाओगे बैंक अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर पाओगे, उसको प्रॉपर्ली खर्चा नहीं कर पाओगे, और अगर आपने कर भी दिया तो इसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी आपकी 26AS और AIS में, और डिपार्टमेंट से आपको नोटिस इशू हो जाएगा कि आप इन सब चीजों का सोर्स बताओ। तो यहाँ पे अगर स्पॉन्सरशिप का पैसा आपको आ रहा है, देखो यूट्यूब की इनकम आपको आ रही है तो उसको अंडर रिपोर्ट अपने को नहीं करना है, उसको जो इनकम आ रही है वैसी की वैसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दो, अपने ITR में शो कर दो। स्पॉन्सरशिप का पैसा आ रहा है, चुपचाप 10% उसको बोलो तू 194J में प्रोफेशनल में मेरा TDS डिडक्ट कर, अपने पास इनकम आ जाएगी, अपन पूरी की पूरी इनकम को प्रॉपरली ITR में शो करेंगे और अपन बचे रहेंगे। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में फंसे हो, कैश में फंसे हो, और अगर डिपार्टमेंट ने इस चीज को ट्रेस करा, कहीं से ना कहीं से ट्रेस करा, क्योंकि अभी जो न्यूज आ रही है उसमें डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि ये इनकम टैक्स बहुत कम भर रहे हैं, इनकम बहुत कम बता रहे हैं और लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अब लग्जरी लाइफ एंजॉय कैसे कर सकता है कोई भी? पैसा कहीं उड़ के तो आ नहीं रहा है अपने पास में, ठीक है। मतलब कि आप अगर मालदीव्स घूमने जा रहे हो, फॉरेन टूर कर रहे हो, आपको जो मन में आ रहा है वो काम कर रहे हो, मतलब एक तरीके से फुल्ली लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, तो कहीं से ना कहीं से तो सोर्स ऑफ इनकम आ रही होगी ना। और अगर आप उतनी रिपोर्ट नहीं कर रहे हो तो वो तो ढूंढ लेंगे कैसे भी करके, और जिस दिन ढूंढ ली वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं इसको बहुत क्लोजली रिलेट कर पाएंगे। देखिए, एक यूट्यूबर की जो जर्नी होती है ना, वो किस टाइप से रहती है कि वो बहुत मेहनत करता है, क्योंकि मैं खुद भी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी पता है कि मेहनत लगती है इसमें। तो वो मेहनत करता है और कंटिन्यूसली मेहनत करता रहता है, उसने 1 साल 2 साल 3 साल तक मेहनत करी, बहुत भयंकर मेहनत करी, और उसकी कुछ वीडियो एकदम से वायरल जाती है। तो जहां वो 20-25 हजार रुपए महीने के कमा रहा था, वो ओवरनाइट सक्सेस उसको एकदम से मिल जाती है कि उसने मेहनत तो बहुत करी, पर एकदम से 20-25 हजार रुपए महीने से वो डायरेक्ट 25 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया। तो जब इतना पैसा आता है ना, तो हम हमारे फाइनेंसेस को सही तरीके से प्लान नहीं करते हैं, हम प्रोफेशनल्स को सही तरीके से अप्रोच नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास में एकदम से, अगर आप छोटे यूट्यूबर हो और आप एकदम से आपके पास में बहुत सारा पैसा आने लग रहा है और कंपनीज आपसे कुछ अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो आप प्रोफेशनल्स को जरूर से अप्रोच करो कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। क्योंकि नोटिस आपको उस टाइम पे नहीं आएगा, नोटिस आपको कब आएगा? जब आप रिटर्न्स वगैरह फाइल करोगे, उसके भी काफी टाइम बाद आएगा, तब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।